तरोताज़ा वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है एनडीए के द्वारा। जो वाइस प्रेसिडेंट का पद जो अभी खाली हो चुका है, जगदीप धनखड़ जी जब अपना त्यागपत्र दे चुके हैं, उस नाम से वो पद खाली हो चुका है, तो उसके लिए अभी सीपी राधाकृष्णन जी को अपने उम्मीदवार के तौर पे चुना है एनडीए की गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं, यहाँ पर अभी चुनाव होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन वहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो आज हम जान लेते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पद से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जा सकते हैं, कि जितने प्रकार के फैक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करते जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो भाई सीपी राधाकृष्णन के बारे में जान लेते हैं, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कि इनका पूरा नाम है कोयम्बटूर पद्मनाभन राधाकृष्णन, ये इनका पूरा नाम है भाई। जन्म जन्म से संबंधित हमारे पास दो डेटा आ रहा था, एक 4 मई का आ रहा था और 20 अक्टूबर का आ रहा था। तो भाई ये जन्म से रिलेटेड वैसे क्वेश्चन शायद ना पूछे जाएं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि 4 मई है, क्योंकि एक डेटा के अकॉर्डिंग 20 अक्टूबर भी दिखा रहा है। तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है बेसिकली देखा जाए तो, और ये आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, तमिलनाडु में भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। अगर हम अभी बात करें, सॉरी, अभी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग की बात है। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। 96 में अगर देखा जाए तो ये भाजपा के तमिलनाडु सचिव बनते हैं। इनके राजनीतिक सफर में जो हम लोग देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये सांसद या फिर विधायक कितने बार चुने गए हैं, या फिर वो राज्यपाल कितने बार रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर जैसे यहाँ पर भाजपा से रिलेटेड हैं, ये भाजपा की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो भाजपा से संबंधित क्वेश्चन जो रहेंगे वो यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन जो सांसद के तौर पे वो कहाँ कहाँ कितने टाइम तक रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बनने लायक होता है। तो भाई 98 से 99, ठीक है, कोयम्बटूर में ये सांसद रहे हैं। ठीक है, भाजपा तमिलनाडु के सचिव 96 में रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2004 से 7 तक ये तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। 2016 से 20 में कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 2020 से 22 में भाजपा के केरल प्रभारी रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है 2023 में झारखंड के राज्यपाल चुने गए, और उसके बाद इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया तेलंगाना और पुडुचेरी का। ठीक है, अब अतिरिक्त प्रभार क्या होता है, जो राज्यपाल जो होते हैं उनके पास ना मतलब वहाँ पर एक प्रोविजन ये रहता है कि पर्टिकुलरली किसी एक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एक से अधिक राज्य के लिए हमको राज्यपाल बनाने हैं, तो हम लोग एक पर्सन को भी बना सकते हैं, ये प्रोविजन रहता है। तो भाई हमारे आर्ट ठीक है, तो हमारे संविधान में इस बात का प्रोविजन दिया गया, तो उसी के तहत 2023 में ये झारखंड के भी राज्यपाल थे, ये तेलंगाना के भी राज्यपाल थे, और उपराज्यपाल देखा जाए तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल थे। ये तीन जगहों को संभाल रहे थे 2023 में। 2024 में उनको बनाया गया महाराष्ट्र के राज्यपाल, और अभी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पे ही नियुक्त हैं। अगर हम संवैधानिक आधारों की बात करें, अब हम लोग स्टैटिक पोर्शन पे चलते हैं, ये हमारा डायनेमिक पोर्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं स्टैटिक पोर्शन में। स्टैटिक से संबंधित मतलब जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ को देखेंगे। तो संविधान में हमारे पास क्या बताया गया है, संविधान में हमारे पास क्या मेंशन किया गया, उस चीज़ को देखते हैं। तो भाई ये संवैधानिक पद है, पहली बात तो ये संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ को। अब इसी में ही इस बात को भी बताया गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। लेकिन उस पद्धति के बारे में जो डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है, वो है उपराज्यपाल चुनाव अधिनियम 1952 के अंतर्गत। और इनके जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भारत का निर्वाचन आयोग देखता है। निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत राज्य के विधायक मतदान नहीं करते। एक्चुअल में क्या होता है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राज्य जो हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं वो लोग तो चुनाव में पार्टिसिपेट करते ही हैं, साथ में जो राज्य के जो मनोनीत सदस्यों को छोड़ के जितने भी सदस्य रहते हैं वो सब हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो यहाँ पर राज्यों का कोई योगदान नहीं रहता, या जो राज्यों के विधायक हैं उन सबका यहाँ पर मतदान को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता, केवल संसद के जो सदस्य हैं सिर्फ उनको काउंट किया जाता है। और उसमें भी केवल जैसे अगर हम लोग लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियंस का भी एक पोस्ट होता था, तो वो मनोनीत होता था। तो ऐसे पदों को छोड़ के जो मनोनीत है केवल निर्वाचित सांसद यहाँ पर वोट डालेंगे। राज्यसभा में अगर बात की जाए तो राज्यसभा के केस में चीज़ें चेंज हो जाती है। निर्वाचित के साथ साथ यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी यहाँ पर वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये क्वेश्चन बनने लायक है भाई कि राज्यसभा में जो वोट कौन कौन देता है, वोटधारी। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात की अगर हम लोग बात करें, तो जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है वही सारी हमारे उपराष्ट्रपति बनने की भी योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 या वर्ष के बराबर या फिर 35 वर्ष से अधिक का होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अभी लाभ का पद क्या होता है इसको हम लोग किसी और वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उसमें स्टडी करेंगे। अगले क्वेश्चन में अगला हमारा जो हमारा पॉइंट है हमारा नामांकन प्रक्रिया। नामांकन प्रक्रिया, इसमें नामांकन किस प्रकार से किया जाता है, तो भाई हमारे लिए यहाँ पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है और साथ में इलेक्शन कमीशन के पास में, ईसी के पास में 15,000 रुपए जमा करना होता है। ये हमारे वोटिंग के लिए, ये हमारे इलेक्शन के लिए इलेक्शन फीस है। और अगर कोई हमारे पास ऐसा कोई कैंडिडेट है जो 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता है, कुल मतों का 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जो ये जमानत राशि है, इसको बोलते हैं जमानत राशि, जो 15,000 है ना, ये जमानत राशि है। तो ये उनकी जमानत राशि विलुप्त हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। और अगर कोई लेके आया है तो उसको उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। मतदान प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें, तो प्रक्रिया का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है। और इसमें क्या होता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है और ये गुप्त मतदान होता है। ये वरीयता क्रम के आधार पर होता है। अब ये वरीयता क्रम क्या होता है, इस चीज को समझिए। जैसे हमारे पास कैंडिडेट हैं ए, बी और सी। हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं ए, बी और सी। अगर 3 लोग हैं तो 100% वोट, अगर यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट होगा ना, वो कौन होगा, जिसके पास 50% से एक अधिक वोट जिसको प्राप्त होगा उसको चुन लिया जाएगा। ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है, हमको चाहिए 50% से ज्यादा वोट। ठीक है। अब 50% से ज्यादा वोट चाहिए और 3 लोग कैंडिडेट खड़े हैं। अगर मान लेते हैं पहले कैंडिडेट को 33% वोट मिले, दूसरे कैंडिडेट को भी 33% वोट मिले और तीसरे कैंडिडेट को 34% वोट मिले, तो इसमें कौन जीत जाएगा ऐसे में, जो सी जो उम्मीदवार है, तीसरा उम्मीदवार है, वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर नियम क्या बोलता है, 50% से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर 50% तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास ना एक एक करके हम लोग जब जो वोटिंग करने जाएंगे, जो सांसद लोग जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो तीनों को ही वोट देंगे। तो वहां पर वो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डाल सकते हैं। फॉर मेरा पहली प्रायोरिटी है कि ए जीते, दूसरी प्रायोरिटी है कि बी जीते, तीसरी प्रायोरिटी है कि सी जीते। कोई चाहेगा कि उनकी पहली प्रायोरिटी सी रहे, दूसरी प्रायोरिटी रहे बी, पहली प्रायोरिटी थर्ड तीसरी प्रायोरिटी रहे ए। ऐसा अलग अलग सब अपने प्रेफरेंस के ऑर्डर पे जमाते हैं। यहाँ पर सिंगल किसी एक को वोट दे के आ गया ऐसा वाला नहीं होता है, तीनों को यहाँ पर वोट देना है। अब तीनों को वोट दे रहे हैं, 50% नहीं हो पाया, तो क्या होगा, इसमें जो सबसे कम वोट लेके आ रहेगा, मान लेते हैं इसको 32% है और इसको हम लोग मान लेते हैं ये 34 है, मान लेते हैं इसको 34 मान लेते हैं, इसको 32 मान लेते हैं। तो इस केस में सबसे कम वोट किसका हो गया, ए का। तो ए जो है इसको अब बाहर कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, पहला प्रेफरेंस देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा बी और सी आगे है, ए पीछे हो गया है, तो ए को हटा देंगे। और उसके बाद फिर बी और सी का वोटिंग का जो दूसरा चरण है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सेकंड वाले को, मतलब सेकंड जो वरीयता को हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। सेकंड वरीयता क्रम में जैसे मान लेते हैं बी को मिल गया 50% से ज्यादा वोट, तो फिर बी जो है वो जीत जाएगा, वो बन जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ये पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और इसमें जो मत प्रणाली का नाम है एकल हस्तांतरण मत प्रणाली। अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है, यही चीज को बताया मैं अभी। यहाँ पर क्या रहता है, 50% से ज्यादा एक 50% से एक ज्यादा वोट प्राप्त करना रहता है, को आवश्यक वोटर नहीं मिलता है तो फिर उम्मीदवार को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पे सेकंड फिर वरीयता क्रम को देखा जाता है। अब चुनाव की समय रेखा। ठीक है, चुनाव में क्या क्या होता है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सिंपल सी बात है कि नामांकन पहले भरते हैं, नामांकन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद फिर उसकी जांच होती है कि ये मतलब एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद फिर अगर कोई नाम वापसी करना चाहता है, नाम वापसी का वहाँ पर ऑप्शन रहता है। मतदान के पहले नाम वापसी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर मतदान तो होगा फिर। और मतदान के बाद फिर मतगणना, उसके बाद फिर ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके कंप्लीट होने के पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। नए जो वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए ये कहाँ के हमारे सभापति रहेंगे, हमारे राज्यसभा के। राज्यसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखे रहेंगे, उपराष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए इलेक्ट होंगे और ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे।
ठीक है, इनका 5 साल का कार्यकाल रहेगा, कई बार इनको पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ 2 बार जीत, मतलब 2 बार बस प्रेसिडेंट बन सकता है कोई पर्सन। यहाँ पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, न राष्ट्रपति के लिए न उपराष्ट्रपति के लिए। और इनको शपथ कौन दिलाएंगे भाई? हमारे भारत के राष्ट्रपति। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का अभी नाम क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या है हमारे, ठीक है, ये हमारे सभापति रहेंगे, किसके? राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति की अगर कार्य की बात की जाए तो अपर हाउस के ये एक्स चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहेंगे। अगर ये सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, मतलब किस टाइप का अनुशासन होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस को ये ध्यान रखेंगे, अवसर देंगे सबको बोलने का, ठीक है, वोटिंग करवाएंगे, ये सारा चीज इनका कार्य है। अब इनके पास एक स्पेशल पावर होता है कास्टिंग वोट का। देखिए, एक होता है नॉर्मल वोट, एक होता है कास्टिंग वोट। नॉर्मल वोट अगर किसी के पास है तो वो जब भी कोई हमारे पास कोई विधेयक आएगा उस पर वोट देने का अगर पावर है तो वो नॉर्मल सा वोटिंग पावर है। लेकिन कास्टिंग वोट की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब मत जो बराबर हो जाए, ठीक है, दो साइड से अगर मत हो रहे हैं, मत के पक्ष में और विपक्ष में बराबर लोग वोट दिए हैं, तब अगर निर्णायक मत देना है सिर्फ तभी बस ये काम आएगा। अदरवाइज नॉर्मल केस में उपराष्ट्रपति वोट नहीं देते हैं। कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक मत होता है। और क्या काम है इनके? राष्ट्रपति के अभाव में कार्यभार संभालना। जो राष्ट्रपति अगर किसी कारण से, अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं या फिर अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करेंगे। और अगर ये प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य कर रहे हैं तो उनको वही सारी शक्तियां, प्रलब्धियां प्राप्त होंगी जो एक राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। ऐसे समय में राष्ट्रपति के सभी कार्य को संभालते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक औपचारिक और औपचारिक कार्यों की बात की जाए तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सारे, मतलब प्रतिनिधित्व करना, अलग अलग औपचारिक अवसर हैं तो वहाँ पे, जैसे अगर किसी कंट्री की विजिट है और विजिट जो है वो, मतलब हमारे प्रेसिडेंट करने वाले थे लेकिन किसी कारण से उनका तबीयत खराब हो गया या फिर जैसा भी है, तो प्रतिनिधित्व अगर वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर मीटिंग में जाने का भी और उनका, उनके भी साइड में प्रतिनिधित्व करने का कार्य रहता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। संवैधानिक पद है और विश्वविद्यालय, ठीक है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में इनको आमंत्रित किया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं तो भाई सबसे पहले प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव पेश करने के पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना जरूरी है कि आपके अगेंस्ट में ये क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट का हम लोग बिल लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राज्यसभा में ही बस लाया जा सकता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रस्ताव पारित होने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुल सदस्यों की जितनी भी संख्या रहेगी, कभी कभी क्या रहता है, सीट खाली भी रहता है। जैसे वर्तमान में 245 सीट है, अगर मान लेते 5 सीट खाली है तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 245 की जगह हमारा यहाँ पर 5 को हटा देंगे 240 हो जाएगा।